इसको देख रहे हो ना, जब देखना सही दिख रहा है? हाँ सही दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन। ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एपीएफ एंड क्रिस्टल सिस्टम एंड स्लिप सिस्टम, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन। अच्छा, स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है, उसको समझने से पहले फर्स्ट वी नो अबाउट द इंडाइसेस ऑफ ट्रू क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, ट्रू क्रिस्टलिनिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई पहले हम समझे कि भाई ट्रू क्रिस्टलिनिटी का मतलब क्या है, या ट्रू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देन वी मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला यदि हम बात करें ट्रू क्रिस्टलिनिटी की बात करें यदि, तो हम बोलेंगे कि उसका जब भी हम ट्रू क्रिस्टलिनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब उसका जो 3D लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी होना चाहिए एटॉमिक अरेंजमेंट का, वो किस तरह से प्रॉपर्ली अरेंज होना चाहिए। ठीक है, तो 3D लॉन्ग रेंज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है या मटेरियल है वो क्या है, पूरी तरह से ट्रू क्रिस्टलिनिटी को शो करेगा। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज एटम्स मस्ट बी स्टेबल। ठीक है, एटम्स कैसे होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट नेक्स्ट पॉइंट इज लैटिस शुड बी एट लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब लैटिस की जो भी पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। द फोर्थ पॉइंट इज एटम्स मस्ट बी हैव ऑप्टिमम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो जो भी आपके एटम्स होंगे हैव ऑप्टिमम बॉन्ड लेंथ, ये होना चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज एटम्स मस्ट हैव all atomic sites must be completely filled with the all atoms। ठीक है, मतलब जो भी उसके एटॉमिक साइट्स होंगी, आप ये बोल सकते हैं कि all atomic site must be completely filled by the same atomic site। मतलब यदि आयरन की हम बात करें या कार्बन की बात करें, तो मतलब जो भी मटेरियल है उसी से वो क्या होना चाहिए, बाय दी ऑन एटम। मतलब ऑन एटम मतलब जो भी हम मान के चल रहे हैं उसी से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज एटम्स प्लेन्स मस्ट बी डिस्क्रीट। ठीक है, तो एटम्स के जो प्लेन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो भी ट्रू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस। फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट। सेकंड थिंग इज, अच्छा इसको थोड़ा सा दूर लिखता हूं, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं सरफेस डिफेक्ट। ठीक है, एंड वॉल्यूम डिफेक्ट। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, या फिर आप इसको 0D भी बोल सकते हो कि 0 डायमेंशनल डिफेक्ट, 1 डायमेंशनल डिफेक्ट, या इसको बोल सकते हो 2 डायमेंशनल डिफेक्ट, और इसको बोल सकते हो आप 3 डायमेंशनल या 3D डिफेक्ट। ठीक है, चलिए तो समझते हैं कि भैया ये जो डिफेक्ट्स हम बात कर रहे हैं, अच्छा पहले एक एक को समझे कि भैया पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला होता है वैकेंसी। ठीक है, या वैकेंसीज बोल सकते हो आप। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है, जो भी हमारा क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, जैसे ये मेरा एक ट्रू क्रिस्टलाइन
लेटिस है, अब उसमें से एक कोई एटम क्या हो गया, मिस हो गया, मतलब अपनी पोजीशन छोड़ के चले गया। ठीक है, अब कैसे जा सकता है, या तो हम फोर्स अप्लाई करें, या फिर या या तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट या ये जो एटम था वो एटम अपना हीट मैंने दिया, तो उसकी वजह से ये एटम क्या हो गया, अपनी इस पोजीशन को एस्केप करके बाहर चले गया। ठीक है, देन वी कैन से दिस type of vacancy is called, this type of defect is called point defect, and that type of point defect is called vacancies. ठीक है, चलिए now we comes to the next type of defect. The defect is called सेल्फ इंटरस्टियल। अच्छा, सेल्फ इंटरस्टियल का मतलब क्या हो गया ये बता रहा हूँ मैं, 2 सेकंड। ठीक है, सेल्फ इंटरस्टियल मतलब क्या, लेट्स से कि ये मेरा कोई एक ट्रू क्रिस्टलाइन, ठीक है, लैटिस है। इस ट्रू क्रिस्टलाइन लैटिस में लेट्स से कि ये मेरे सारे जो एटम्स हैं वो आयरन के एटम हैं, या कार्बन, जो भी आपको एज्यूम करना हो वो बोल सकते हैं। तो ये मेरे आयरन के एटम्स हैं। लेट्स से कि कोई एक फॉरेन एटम यहाँ पर आकर इसके बीच में, यहाँ पर इसको नहीं होना चाहिए पर यहाँ पर आके क्या हो गया, बैठ गया। मतलब ये कौन सा एटम होगा, जो ये एटम है वही एटम यहाँ पर आके बैठा। ठीक है, तो इस तरह की वैकेंसी को या इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरस्टियल पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी में यदि हम बात करें तो इम्प्योरिटी भी 2 तरह से हो सकती है। इम्प्योरिटी में हो सकता है कि आप बोले कि इंटरस्टियल, इंटरस्टियल मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि इम्प्योरिटी है। ठीक है, लेट्स से कि मैं आयरन के बीच में कहीं आपका कुछ कार्बन है। ठीक है, तो ये लेट्स से कार्बन वाली कोई कार्बन इनके बीच में क्या है, इस तरह से बैठा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? अब समझे यदि, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरस्टियल, इंटरस्टियल मतलब ये कायदे से यहाँ होना चाहिए पर मे भी हो सकता है ये यहाँ पर भी एक्सेस कर रहा हो। ठीक है, मतलब इस क्रिस्टल लैटिस में जहां इसको नहीं होना चाहिए कार्बन को, वो यहाँ पर एक्सेस करता है। ये इम्प्योरिटी होगी अल्टीमेटली आयरन के केस में। तो ये कार्बन यहाँ ना होके मतलब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं उसको, इंटरस्टियल। और अदर देन दिस सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल मतलब क्या कि इसने इस आयरन को हटाया और इस आयरन की जगह क्या हो गया, ये बैठ गया। मतलब ये इम्प्योरिटी जो भी एक्चुअल में एटम है या सॉल्यूट या सॉल्वेंट की बात कर रही थी हमने, तो सॉल्यूट जो है वो सॉलिड को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इस इम्प्योरिटी ने जब उसको रिप्लेस कर दिया तो हम उसको क्या बोल रहे हैं उस केस में, सब्स्टिट्यूशनल। क्लियर है। देन द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले आप ये बोल दो कि शॉर्ट मूवमेंट ऑफ एटम विद इन। ठीक है, मतलब जो भी एटम्स का मूवमेंट यहां से, मतलब ये आपका यदि मैं बोलूं 1 मिनट कि ये आपका क्या है, एक ट्रू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इस ट्रू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये जो एटम है, ये एटम अपनी पोजीशन से क्या हो गया, मिस हो गया, मतलब अपनी पोजीशन छोड़ के आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि ये इसका मूवमेंट आगे हो गया, या इसका मूवमेंट आगे हो गया, या इसका मूवमेंट इधर हो गया। तब हम इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, तो ये अभी मैं केवल पॉइंट डिफेक्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो शॉर्ट की डिफेक्ट, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में आप ये बोल सकते हो कि ये ड्यू टू द केटायन एंड एनायन की वजह से। ठीक है, तो वैकेंसी ड्यू टू द केटायन एंड एनायन, मतलब मान लो कि आपका केटायन था, ये आपका एनायन था। ठीक है, अब ये दोनों ही उठ के, मतलब ये केटायन और एनायन ने अपनी एक जगह क्या कर दी, वेकेंट कर दी। ठीक है, मतलब ये अपनी केटायन एनायन दोनों उठ के बाहर चले गए। ठीक है, तब उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स डिफेक्ट को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, तो लाइन डिफेक्ट्स में 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, दैट इज एज डिसलोकेशन। अच्छा, ये डिसलोकेशन का मतलब क्या है इसको थोड़ी देर में समझ रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज स्क्रू
डिसलोकेशन, ठीक है। अच्छा, फिर हम यदि सरफेस डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो सरफेस डिफेक्ट्स में हमारा आ जाएगा ग्रेन बाउंड्रीज या ग्रेन बाउंड्रीज डिफेक्ट। नेक्स्ट इज लो एंगल बाउंड्रीज, और फाइनली द नेक्स्ट थिंग इज स्टेकिंग फॉल्ट्स। स्टेकिंग फॉल्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके जो भी स्टैक्स हैं, जैसे हमने कल देखा था कि हमारा बीसीसी में ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह का स्टैक्स बनता है, ठीक है। मतलब जो भी प्लेन्स होते हैं, जो क्रिस्टलाइन प्लेन की बात कर रहे हैं हम, तो वो प्लेन इस तरह के सीक्वेंस में होते हैं। लेट्स से कि ए बी ना होकर यहाँ पर ये ए क्या हो गया, अपनी पोजीशन से हट गया, तो उस तरह के फॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेकिंग फॉल्ट, ठीक है। चलिए, तो उसको भी हम देख रहे हैं कुछ ही टाइम में। The next type of defect is called volume defect. तो volume defect की यदि हम बात करें तो ये एक्चुअली जो भी आपकी कास्टिंग, फॉर्मिंग, रोलिंग, इन सारी प्रोसेस में, और भी ड्राइंग, इन सारी प्रोसेस में जो डिफेक्ट आते हैं उन सारे डिफेक्ट्स को हम किसमें, वॉल्यूम डिफेक्ट या 3D डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अच्छा, इससे पहले इन डिफेक्ट्स को समझने से पहले हम एक जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करें। फर्स्ट, इन मेनी ऑफ द एग्जाम इट आस्क्स दैट हाउ कैन वी नो द ग्रेन साइज, ठीक है। तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट द ग्रेन साइज, ठीक है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, ठीक है। मतलब क्वांटिफिकेशन आपको करते आना चाहिए जो भी मटेरियल्स हैं उनका, ठीक है। तो यदि मैं एएसटीएम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो एएसटीएम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यदि आप निकालते हैं ग्रेन साइज या एवरेज, या इसी को आप दूसरी टर्म में ये बोल सकते हैं आर, एवरेज नंबर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ ग्रेन्स आप इसका फॉर्मूला लिखें n इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल N और स्मॉल n क्या है, तो ये समझ लो कि स्मॉल n इज दैट इज ASTM। तो ASTM का एक पूरा का पूरा टेबल है, ASTM E112 इसके लिए फॉलो होता है, और ASTM जो स्मॉल n है दैट इज ग्रेन साइज नंबर, ठीक है। तो ASTM ग्रेन साइज नंबर, और जो कैपिटल N है वो क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंचेस एट 100x मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो कैपिटल N क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर इंचेस एट 100x मैग्निफिकेशन। क्लियर है? चलिए आगे बात करें तो अब यदि आप वैकेंसीज की, पहले अपन पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करें कि अच्छा पॉइंट डिफेक्ट्स की वजह से जो प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट आता है उसको समझें। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो वैकेंसी फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल बट डक्टिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब सीधा सा मतलब ये हो गया कि यदि हमारा वैकेंसी कहीं पर बनता है तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑब्वियस है क्योंकि वॉइड्स फॉर्म हो गए मतलब डिक्रीज होगा, लेकिन डक्टिलिटी उस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और यदि हम इम्प्योरिटीज की बात करें कि इम्प्योरिटीज यदि किसी मेटल में या किसी भी लैटिस के अंदर इन्वॉल्व होती है, इसका मतलब क्या होगा, उसका लैटिस जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। तो डिसलोकेट हो जाता है मतलब हम इम्प्योरिटी को जब ऐड किया उसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज जो भी उसकी ग्रेन बाउंड्रीज है उस पर जगह जाकर बैठ जाती है। अब कैसे होती है उसको समझते हैं आगे। अच्छा, तो प्लेन्स जो भी इम्प्योरिटीज हैं जब हम उसमें ऐड करते हैं तो प्लेन्स क्या हो जाएंगे, जैसे लेट्स से कि ये मेरा एक क्रिस्टल लैटिस है। अब इस क्रिस्टल लैटिस में मैंने क्या कर दिया, इम्प्योरिटीज ऐड करी, तो यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटीज यहाँ पर बैठ गई, लेट्स से, ठीक है। अब इम्प्योरिटी बैठने की वजह से लेट्स से कि ये कोई प्लेन क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो जाता है।
तो प्लेन डिस्टॉर्टेड होने का मतलब क्या हो गया कि वो अपना जो भी उसका ऑर्डर है वो मिसप्लेस हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका स्लिप प्लेन होगा वो रैंडम ऑर्डर में बैठ जाएगा। सो द डिसलोकेशन ट्रेवल रिड्यूसेस, उसकी वजह से जो डिसलोकेशन क्रिएट होगा वो डिसलोकेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस का ट्रेवल रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, डिसलोकेशन का ट्रेवल रिड्यूस होने से उसकी जो मटेरियल का रेजिस्ट डिफॉर्मेशन है वो सीधा सीधा इन्फ्लुएंस होगा। मतलब उसकी वजह से यदि डिसलोकेशन का मूवमेंट डिफिकल्ट होगा मतलब स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्लिप को वो अरेस्ट कर लेगा, उसकी वजह से उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाएगी लेकिन डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी बात की हमने, वैकेंसीज की या पॉइंट डिफेक्ट्स की बात। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट समझे हम कि हमारा लाइन डिफेक्ट क्या होता है। तो लाइन डिफेक्ट की यदि मैं बात करूं तो डिसलोकेशन इज डिफाइंड एज बाउंड्री बिटवीन स्लिप्ड एंड अनस्लिप्ड पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो। तो पहले आप लाइन डिफेक्ट को समझने से पहले आप समझो कि डिसलोकेशन का मतलब क्या। ठीक है, तो डिसलोकेशन को समझने से पहले आप ये बोले कि डिसलोकेशन का मतलब क्या, अ बाउंड्री बिटवीन, ठीक है, या अ डिसलोकेशन इज डिफाइंड एज द बाउंड्री between slipped and unslipped portion। ठीक है, तो या तो हम स्लिप्ड और अनस्लिप्ड पोर्शन के बीच का जो बाउंड्री होगा उस बाउंड्री को पोर्शन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोले या क्रिस्टल सिस्टम बोले, ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन। अच्छा, या तो ये बोल सकते हो या फिर आप डिसलोकेशन को ऐसे भी बोल सकते हो कि ये आपका ट्रू क्रिस्टलाइन लैटिस है। इस ट्रू क्रिस्टलाइन लैटिस में लेट से कि ये एज, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है वो लाइन पूरी तरह से क्या हो गया, मिस हो गया। ठीक है, व्हेन नंबर वन एटम इज एस्केप इज वैकेंसी बट मेनी नंबर ऑफ एटम इज एस्केप फ्रॉम अ लाइन, तो आप उसको क्या बोलेंगे, डिसलोकेशन। क्लियर है, तो यदि हम एक एटम गया था तो उसको हमने वैकेंसी बोला था, लेकिन नंबर ऑफ एटम एक ही लाइन में से क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, डिसलोकेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि लेट्स से कि ये आपका इस तरह का क्रिस्टल लैटिस था। ठीक है, अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो गया, मूव कर गया, मतलब ये नीचे की तरफ कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, देन वी कैन से कि ये मेरा एक कोई लाइन या एक प्लेन हो गया जिसके अबाउट क्या हो गया कि ये लैटिस डिस्टॉर्टेड हो गया। ठीक है, तो जब हम इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन को आप बोलते हैं पार्शियल प्लेन। ठीक है, और यदि ये पार्शियल प्लेन के ऊपर यदि एज डिसलोकेशन है, मतलब पार्शियल प्लेन के ऊपर क्या है, एज डिसलोकेट हो गया। ठीक है, तो अबोव द पार्शियल प्लेन, ठीक है, यदि होगा तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव एज डिसलोकेशन। ठीक है, और यदि बिलो है, लेट्स से कि हमारा जो भी एज डिसलोकेशन है वो एज डिसलोकेशन क्या है, बिलो बिलो। ठीक है, मतलब ये जो लाइन स्केप होने की मैंने बात की उसकी बात कर रहा हूं। तो बिलो द पार्शियल प्लेन यदि होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। क्लियर है, चलिए अब एक चीज और समझने की, व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम इज एक्सचेंज देयर पोजीशन विथ वैकेंसीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप। मतलब यदि यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ एटम क्या करें, उसकी वैकेंसीज को कर दें, मतलब पोजीशन को रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो उस केस में हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्लिप। लेकिन यदि यदि आप बोले कि एटम्स जो हैं
एक एक करके रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा बोलो कि ये एटम को इस एटम ने रिप्लेस किया, ये वाले ने, इसको इस वाले ने रिप्लेस किया, ठीक है, इस वाले ने रिप्लेस किया इस वाले को, ठीक है। तो यदि एटम्स वन बाय वन यदि रिप्लेस करते हैं तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, ट्विनिंग, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ कंडीशंस भी होती है कि भाई स्लिप कब होगा और ट्विनिंग कब होगा, ठीक है। वन मिनट बता रहा हूँ। When slip is arrested, twinning occurs। जब मतलब स्लिप क्या हो जाए, रुक जाए, तो कि उस केस में क्या हो जाएगा, ट्विनिंग होगा, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्लिप कब होगा, तो स्लिप एट लो स्ट्रेस, ठीक है। लो स्ट्रेस मतलब आपने लोड जो अप्लाई किया है वो कम किया है, ठीक है, या फिर आप जो भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जो भी उसका जंप है वो कैसा होता है, ग्रुप जंप होता है, ठीक है। तो ग्रुप जंप होता है मतलब अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं, स्लिप बोल रहे हैं, ठीक है। और यदि हम इसी को ट्विनिंग से रिलेट करें तो ट्विनिंग में क्या होगा, एट हाई स्ट्रेस या हाई टेम्परेचर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उस केस में जो भी उसका एटम्स का जंप होगा वो क्या होगा, जंप ऑफ एटम वन बाय वन, मतलब एक एक करके वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तब हम बोलेंगे कि वो जो भी लाइन डिफेक्ट होगा वो क्या होगा, ट्विनिंग डिफेक्ट होगा। क्लियर है। आगे बात करें तो इसी में लाइन डिफेक्ट में टर्म आता है, दैट टर्म इज बर्जर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये बर्जर वेक्टर क्या होता है पहले ये समझ लें। It is a vector which is used to indicate the direction and magnitude of the movement of dislocation within a lattice, ठीक है। तो बर्जर वेक्टर क्या बताता है अल्टीमेटली, ये वेक्टर इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, इंडिकेट करता है क्या, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, किसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन विद इन अ लैटिस, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, बर्जर वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो लिख ले, यूज टू बर्जर वेक्टर इज यूज्ड टू indicate the direction and magnitude, direction and magnitude of movement of इसका डिसलोकेशन, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन किसके अंदर, विद इन अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, विद इन अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, बर्जर वेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी में आता है स्क्रू डिसलोकेशन, ठीक है। तो स्क्रू डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है और उसकी वजह से प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रू डिसलोकेशन का मतलब क्या, डिसलोकेशन हम समझ चुके थे, अब केवल बात करना किसकी है अपने को, स्क्रू डिसलोकेशन की। व्हेन अ डिस्क्रीट एटॉमिक प्लेन of a truly crystalline structure get transformed into the surface of a helix, ठीक है, around a dislocation line, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि डिस्क्रीट एटॉमिक प्लेन जो है, जो ट्रूली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसमें से क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द सरफेस ऑफ द हेलिक्स, मतलब वो क्या हो गया, घूम गया, ठीक है। किसके अबाउट घूम गया, जो भी मेरा डिसलोकेशन लाइन था उस डिसलोकेशन लाइन के अबाउट घूम गया। तो दिस टाइप ऑफ distortion form the crystallity is called screw dislocation। screw का मतलब भी होता है कि वो हेलिक्स फॉर्म में क्या हो जाता है, मूव कर जाता है, ठीक है। बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है कि when the discrete atomic plane किसमें, ट्रूली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, गेट ट्रांसफॉर्म, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इनटू द सरफेस ऑफ द हेलिक्स, किसके अराउंड, अराउंड अ डिसलोकेशन लाइन। दिस टाइप ऑफ डिसलोकेशन फॉर्म्स the crystalline from the crystallity is called screw dislocation, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो यदि हमारा जो भी डिसलोकेशन है वो डिसलोकेशन कैसे रोल प्ले करता है, इसमें उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज होगी या उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी।
ठीक है। अच्छा, हमने इससे पहले पॉजिटिव डिसलोकेशन समझ लिया है, नेगेटिव डिसलोकेशन समझ लिया है। तो जब भी मैं सेम टाइप ऑफ डिसलोकेशन बोल रहा हूँ, उसका मतलब आप समझे कि पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ या डिफरेंट टाइप की बात कर रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव डिसलोकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इंटरेक्शन बिटवीन डिसलोकेशन, नेक्स्ट हेडिंग आप इसी में डाल लें कि भाई डिसलोकेशंस का इंटरेक्शन हो रहा है तो कैसे होगा। इंटरेक्शन बिटवीन डिसलोकेशंस, ठीक है। तो इंटरेक्शन की बात, टू सेम टाइप ऑफ डिसलोकेशन कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। तो यदि सेम टाइप के होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। तो रेपल करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि वो एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो रेस्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, उसका जो भी रेजिस्टेंस टू परमानेंट डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस टू परमानेंट डिफॉर्मेशन यदि इंक्रीज होता है मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बट इट बिकम्स ब्रिटल। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन ये डक्टाइल नेचर कम ना होके आप ये बोल सकते हो कि ये उसकी जो भी ब्रिटलनेस है वो भी बढ़ती है। ठीक है, इफ कोल्ड वर्किंग इज डन, ठीक है, मतलब मान लो आपने कोल्ड वर्किंग किया, ठीक है, आप मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ोगे आगे। इफ कोल्ड वर्किंग इज डन, मतलब आप कोल्ड वर्किंग कर रहे हो तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ डिसलोकेशंस विल जनरेटेड। तो मोर नंबर ऑफ डिसलोकेशन यदि जनरेट होती है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डिसलोकेशंस जनरेटेड, ज्यादा डिसलोकेशन जनरेट हो रही मतलब क्या, उसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कायदे से बढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक और बात होती है कि अपोजिट टाइप ऑफ एज डिसलोकेशन ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल स्लिप प्लेन, द ग्रुप ऑफ वैकेंसीज आर फॉर्म। तो यदि ग्रुप ऑफ वैकेंसीज फॉर्म होगी तो मतलब उसका मतलब क्या हो गया, वैकेंसीज फॉर्म हो रही मतलब ब्रिटलनेस बढ़ेगा, मतलब उसकी डक्टिलिटी कम होगी। When two similar type of edge dislocation travel towards each other, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रेपल करेगा। सिमिलर टाइप का है तो रेपल करेगा, तो मतलब सेम स्लिप प्लेन, तो रेपल टू ईच अदर। तो जब भी हम कोल्ड वर्किंग करते हैं मेटल्स पर, तो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिसलोकेशन, जैसे हमने यहाँ पर समझा। तो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन विल स्टॉप स्लिप, ठीक है, स्लिप उसमें क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब स्लिप अरेस्ट हो जाएगा। उसकी वजह से उसका जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन इंक्रीज होने से उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, एज वेल एज हार्डनेस भी उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली उसका जो डक्टिलिटी है वो क्या होगा, ऑब्वियस है कि हार्डनेस बढ़ता है मतलब डक्टिलिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ठीक है, चलिए, नाउ वी कम्स टू द सरफेस डिफेक्ट। अब सरफेस डिफेक्ट की यदि हम बात करें तो कितने टाइप के सरफेस डिफेक्ट होते हैं, उसको समझने से पहले फर्स्ट वी अंडरस्टैंड ग्रेन एंड ग्रेन बाउंड्रीज। ठीक है, तो मैं इसमें ही समझा देता हूँ ग्रेन का मतलब क्या और ग्रेन बाउंड्रीज का मतलब। ठीक है, ग्रेन बाउंड्रीज का मतलब हो गया कि दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, तो आप ऐसा समझो कि मटेरियल क्या हो रहा है, यदि आप उसको सॉलिडिफाई कर रहे हो मतलब उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो, तो टेम्परेचर रिड्यूस करने के दौरान क्या होगा कि उसमें एक दूसरे से वो मिलेंगे। तो फर्स्ट वी नो, या फर्स्ट आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सॉलिड विच ग्रोज इन द मॉल्टन मेटल। ठीक है, मतलब सबसे पहले जब भी मॉल्टन मेटल को आप सॉलिडिफाई करते हो या कूल करते हो, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हो, तो सॉलिड विच ग्रोज इन मॉल्टन मेटल, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। या फिर आप इसी का दूसरा रूप ये भी बोल सकते हो दूसरे तरीके से, रैंडमली ग्रोइंग सॉलिड फेस इन randomly growing solid फेस या सॉलिड सरफेस भी बोल सकते हो इन मॉल्टन मेटल। ठीक है, तो इससे सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, ग्रेन फॉर्म होगा।
फिर जब वो ग्रेन एक दूसरे से मिलेंगे तो अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगा, ग्रेन बाउंड्रीज फॉर्म होगी। मतलब द ग्रेन बाउंड्रीज का मतलब क्या हो गया, ग्रेन बाउंड्रीज का मतलब हो गया इज डिफाइंड एज अ जंक्शन बिटवीन टू रेंडमली ग्रोइंग ग्रेन्स, ठीक है, या रेंडमली ग्रोइंग ग्रेन्स, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलेंगे, ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें समझने की है कि भाई ये जो ग्रेन बाउंड्रीज पढ़ा हमने, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रेन बाउंड्रीज आर द रीजन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ मिसमैच। मतलब लेट्स से कि ये आपके कुछ ग्रेन्स इस तरह से फॉर्म हो रहे थे, लेट्स से कि दूसरे ग्रेन्स जब फॉर्म होना स्टार्ट हुए तो कुछ उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो जहां पर ये मिल रहे हैं इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का है और इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो जहां पर एक दूसरे से क्या करेंगे, मैच करेंगे, मतलब मिलेंगे, वहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्रेन बाउंड्री फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या देखा हमने, ग्रेन बाउंड्रीज आर द रीजन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ मिसमैच ऑफ लैटिस, या फिर छोटे छोटे जो भी ग्रेन फॉर्म हो रहे हैं उनका मिसमैच है, ठीक है। दे आर अ रीजन ऑफ हाई एनर्जी, तो हाई एनर्जी का रीजन होता है, मतलब सबसे पहले यदि कोरोजन की बात करें तो यहीं पर कोरोजन होगा। एंड दे आर द रीजन ऑफ हाई या सॉरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब यदि हम मटेरियल को यदि क्या करते हैं, लिक्विफाई करना चाहते हैं तो मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं, तो सबसे पहले उसकी ग्रेन बाउंड्रीज ब्रेक होती है, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज दे आर रीजन ऑफ हेवी इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब इसी रीजन में आपका क्या होगा, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब यदि हम इसको और आगे डिटेल में समझें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यदि ग्रेन बाउंड्रीज है, लेट्स से कि आपका कोई एक ग्रेन मान लो, उधर कोई एक दूसरा ग्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है ये आपका एक क्या हो गया, ग्रेन बाउंड्री फॉर्म हो गया, क्लियर है। इफ मोर नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज, तो ऑब्वियस है, तो उसमें ज्यादा नंबर क्या होंगे, डिसलोकेशन होंगे। तो डिसलोकेशन होने से वो डिसलोकेशन मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मोर ग्रेन बाउंड्रीज आर देयर, तो मोर डिसलोकेशंस, तो ज्यादा डिसलोकेशंस होंगे, तो ज्यादा डिसलोकेशन होने से वो डिसलोकेशंस को स्टॉप करेंगे, मतलब फोर्स जो भी हम लगाएंगे पहले डिसलोकेशंस को रोकता है, ठीक है। तो मोर डिसलोकेशंस विल बी स्टॉप, तो मोर डिसलोकेशंस विल बी स्टॉप मींस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा उस केस में, बढ़ जाएगा। आप इसका एग्जांपल यहां से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा फिनिश हो गया। अब यदि इसका एग्जांपल की बात करें तो आप जैसे फाइन परलाइट, ये आगे सर के समझ में आएगा कि फाइन परलाइट क्या होता है। तो फाइन परलाइट की यदि मैं बात करूं तो फाइन परलाइट में मतलब उसके जो ग्रेन्स है वो क्या होंगे, छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे। तो छोटे छोटे ग्रेन्स होंगे मतलब क्या, कि उसकी जो ग्रेन बाउंड्रीज होगी उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज होगी। तो मोर नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज यदि होती है किसी मटेरियल में, तो मोर नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज, तो ऑब्वियस है कि उसकी वजह से उसमें ज्यादा डिसलोकेशंस होंगे। तो ज्यादा डिसलोकेशंस पर हमको वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि हम इसका दूसरा अपोजिट एग्जांपल लेके हम क्या बोलते हैं, कोर्स परलाइट। तो कोर्स परलाइट में मतलब क्या होगा, उसमें लेस नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज होगी। तो लेस नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज यदि है मतलब स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, मतलब वो डक्टाइल नेचर का बोल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज है जो कई बार गेट में तो नहीं पर आईएएस में जरूर पूछी जाती है या कुछ एग्जाम्स में पूछ सकता है वो, कि एट अ हाई टेम्परेचर, मतलब यदि हाई टेम्परेचर की बात करें तो क्रेक विल प्रोपोगेट थ्रू द ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझें। एट हाई टेम्परेचर क्रैक्स की बात कर रहे हैं, तो क्रैक्स में भी आप जब क्रिप को समझोगे तो क्लियर हो जाएगा।
क्रेक विल प्रोपोगेट, तो सबसे पहले जो क्रेक जनरेट होता है उसकी बात कर रहा है, तो क्रेक विल प्रोपोगेट या उसके अलोंग आगे बढ़ता है थ्रू द ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है, किसके अलोंग बढ़ता है वो, थ्रू ग्रेन बाउंड्रीज। तो इस तरह के क्रेक को, सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर थ्रू द ग्रेन बाउंड्रीज आर कॉल्ड such टाइप ऑफ फ्रैक्चर या क्रेक्स बोल सकते हो। फ्रैक्चर थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है, ग्रेन बाउंड्री के थ्रू, थ्रू ग्रेन बाउंड्री आर कॉल्ड इंटर ग्रेनुलर फ्रैक्चर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ग्रेनुलर फ्रैक्चर बोलते हैं। इसी तरह से यदि ग्रेन से कोई फॉर्म होता है, मतलब एट अ लो टेम्परेचर, ये कहाँ था, हाई टेम्परेचर, एट, इसी का उल्टा बोल दो, लो टेम्परेचर क्रेक विल प्रोपोगेट थ्रू, अब यहाँ पर किसके थ्रू जा रहा था, ग्रेन बाउंड्री के थ्रू। अब यदि हम बोलेंगे थ्रू ग्रेन्स, सच fracture is called transgranular फ्रैक्चर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसग्रेनुलर फ्रैक्चर, ठीक है। अब इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि जो भी हाई टेम्परेचर पर, यदि आप इसी का एग्जांपल लें कि भाई हाई टेम्परेचर पर जो कोई मशीन कंपोनेंट वर्क करता है, तो स्टीम टरबाइन एग्जांपल ले सकते हैं। जो स्टीम टरबाइन जो है हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है, इट मींस उसका जो भी फ्रैक्चर होगा वो किसके थ्रू होगा, ग्रेन बाउंड्रीज के थ्रू, ठीक है। फॉर दैट रीजन, क्योंकि उसका जो भी फेलियर हमको मैक्सिमम टाइम मिलते हैं वो ग्रेन बाउंड्रीज के थ्रू मिलते हैं। फॉर दैट रीजन हम जो भी स्टीम टरबाइन की ब्लेड्स बनाते हैं, ब्लेड्स डिजाइन या मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल या सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल की डिजाइन करते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द लो एंगल बाउंड्रीज, ठीक है। तो लो एंगल ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती है, टू आर मोर नंबर ऑफ एज डिसलोकेशन are existing one above the other in the grain boundary. The resulting lattice distortion is known as low angle or tilt boundary, ठीक है। तो अगला आप लिखें लो एंगल ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। तो व्हेन टू आर मोर नंबर ऑफ एज डिसलोकेशन, मतलब एक या एक से ज्यादा एज डिसलोकेशंस होगा, एग्जिस्टिंग वन अबोव द अदर, मतलब एक के ऊपर दूसरा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो भी रिजल्टिंग लैटिस डिस्टॉर्शन मिलेगा वो लो एंगल टिल्ट बाउंड्री मिलेगा, ठीक है। ये इसी में आप ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ स्क्रू डिसलोकेशन वन अबोव द अदर, तो ग्रेन बाउंड्रीज रिजल्टिंग डिस्टॉर्शन इज नोन एज लो एंगल ट्विस्ट बाउंड्री, ठीक है। मतलब यदि स्क्रू डिसलोकेशन मिलता है तो आप उसको ट्विस्ट बाउंड्री बोल सकते हैं। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्विन बाउंड्री, ठीक है। तो ट्विन बाउंड्री की यदि मैं बात करूं, तो ट्विन बाउंड्री में आप बोलेंगे व्हेन अप्लाई अ शियर फोर्स द अरेंजमेंट इज अनस्लिप्ड पोर्शन, ठीक है। मतलब अनस्लिप्ड पोर्शन में दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस जनरली अबाउट द टू बाउंड्रीज, या आप ट्विन बाउंड्री को ऐसा भी समझ सकते हो कि ये इसका रेप्लिकेट बनता है। मतलब आप लेट से कि आपका कोई ग्रेन बाउंड्री है, तो ये यदि इसका मिरर इमेज बनता है, ये इस तरह से, तो इसका अपोजिट मिरर इमेज इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो उस तरह की ग्रेन बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के सरफेस डिफेक्ट्स को हम ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट बोलते हैं। नाउ वी कम्स टू स्टेकिंग फॉल्ट्स। तो स्टेकिंग फॉल्ट्स का मतलब मैंने बता ही दिया था कि आपका जो भी स्टेकिंग सीक्वेंस है, लेट्स से एबीसी एबीसी एबीसी, यदि एफसीसी की बात करूं मैं, तो यहाँ पर लेट से बी मिस हो गया, लेट से यहाँ से सी मिस हो गया, तो इसका स्टेकिंग सीक्वेंस जो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी, फिर ए के बाद क्या आना चाहिए था, बी, पर ये बी प्लेन नहीं है, तो इस तरह का फॉल्ट क्या कहलाता है, आपका स्टेकिंग फॉल्ट कहलाता है, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वी गो फॉर द फ्रैंक रीड सोर्स मैकेनिज्म। अच्छा, फ्रैंक रीड सोर्स मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पर आपके डिफेक्ट्स फिनिश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से ही आपका स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म भी आता है। तो उसी में मैं फ्रैंक रीड सोर्स मैकेनिज्म की बात करता हूँ। ठीक है, तो फ्रैंक रीड सोर्स मैकेनिज्म क्या है? लेट्स से कि आपके पास कोई इम्प्योरिटी है एंड देयर इज एन डिसलोकेशन। ठीक है, मतलब लेट्स से कि ये आपकी कोई दो इम्प्योरिटी है और ये मेरा क्या है? डिसलोकेशन। ठीक है, आप इसको चाहे तो लिखते हैं, ये आपका हो गया इम्प्योरिटी, ये हो गया आपका डिसलोकेशन। ठीक है, अब आपने क्या किया कि कुछ फोर्स इस पर अप्लाई किया। ठीक है, तो जब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं मतलब ये डिसलोकेशन इस इम्प्योरिटी में जाकर नेक्स्ट स्टेज में, तो नेक्स्ट स्टेज में ये डिसलोकेशन क्या हो गया? यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा, जब भी डिसलोकेशन मूव कर रहा है, जब भी डिसलोकेशन मूव कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेंथ घटेगा। ठीक है, और यदि डिसलोकेशन रुक जाता है, मतलब डिसलोकेशन को हम किसी पॉइंट पर यदि रुक जाता है तो उस केस में उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ये डिसलोकेशन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया इस केस में? स्ट्रेंथ, उसका जो डिसलोकेशन था इम्प्योरिटी के बीच में जाकर फंस गया, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर है? आगे और हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने पर अभी भी डिसलोकेशन क्या होगा? मूव नहीं करेगा, मतलब वो एक फॉर्म ऑफ लूप बनाएगा। इस तरह का एक लूप फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? अब जब सॉरी, तो आप अभी भी इसको यदि समझे तो इस तरह का कोई एक लूप बन जाता है। फिर और मैंने उस पर क्या किया? कुछ फोर्स अप्लाई किया, या मे बी टेम्परेचर भी बोल सकते हो, तो उस तरह का कुछ एक लूप फॉर्म कर लेता है। ठीक है, लूप फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब मैं उसमें अप्लाई करने जाता हूं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये लूप कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। ठीक, कुछ इस तरह का फॉर्म बन जाता है और यहाँ पर अगेन एक नया डिसलोकेशन क्या होता है? क्रिएट हो जाता है। ठीक है, देन अगेन इफ यू अप्लाई द फोर्स, तो ऑब्वियस है कि वो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, मतलब आपका ये डिसलोकेशन हो गया, और डिसलोकेशन में ये आपका सॉरी ए इम्प्योरिटी हो गया और ये आपका डिसलोकेशन हो गया, और एक इस तरह का एक क्लोज लूप, सॉरी एक इस तरह का एक क्लोज लूप, ये इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा। इस तरह का एक क्लोज लूप यहाँ पर इस तरह का फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? अब इस पूरी मैकेनिज्म से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपका डिसलोकेशन मूव करता है तब आपका स्ट्रेंथ क्या होता है? डिक्रीज करता है। लेकिन यदि डिसलोकेशन को हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, डिसलोकेशन रुक गया, इन दैट केस वो क्या होता है? इन दैट केस का स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने ये हो गया, इसके बाद यदि मैं इसी से नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा, तो जब मेरा डिसलोकेशन स्टॉप हो रहा था, मतलब डिसलोकेशन क्या हो गया? रुक गया, तब हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यदि डिसलोकेशन मूव कर रहा है तो स्ट्रेंथ घटेगा। तो यदि मैं इसी से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करूं, तो ये मेरा एज यूजुअल सिग्मा स्ट्रेस और ये स्ट्रेन हो गया, इस तरह का कुछ का डायग्राम आपको मिलता है। बट हियर आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ lines and then again it is ultimate strength and fracture point। ठीक है, तो यदि इस की मैं बात करूं तो इस एटमॉस्फेयर को आप यहाँ पर उठाकर आप यदि इस तरह से क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, इसका जूम व्यू मैंने केवल यहाँ बनाया है, तो दैट एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड
कॉर्टरल एटमॉस्फेयर, या इसी को कॉर्टरल थ्योरी भी बोलते हैं, COTTREL, कॉर्टरल एटमॉस्फेयर इसको बोलते हैं, और इस थ्योरी का नाम है कॉर्टरल थ्योरी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेंथ यदि बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपका डिसलोकेशन क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, ठीक है, मतलब, और यहाँ पर यदि स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है ये कर्व, इसका मतलब डिसलोकेशन क्या हो गया, मूव कर गया। ठीक है, आप इसको आयरन कार्बन डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि लेट्स से ये आपका कार्बन है और ये आपका आयरन है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया, जिस फोर्स की वजह से ये डिसलोकेशन, ये इसका डिसलोकेशन, ये आगे मूव करेगा, मींस ये मेरा कार्बन एटम एज यूजुअल, तो ये डिसलोकेशन इसके अराउंड इस तरह से बाउंड हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है कि यहाँ पर डिसलोकेशन मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर डिसलोकेशन क्या हो गया, रुक गया, मतलब स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। अगेन यहाँ पर और फोर्स यदि मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये तो मेरा कार्बन है, और इसकी मैं बात करूं तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी भी जो मेरा डिसलोकेशन है वो क्या है, स्टॉप ही है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगा यहाँ पर भी। फिर अगेन मैं उस पर और फोर्स अप्लाई करता हूँ, इट गोइंग टू बी डिफॉर्म, मतलब ये इसको ब्रेक करके, मतलब ये मेरा कार्बन हो गया और ये मेरा आयरन हो गया, तो ये लूप यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर अगेन नया डिसलोकेशन क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। फिर ये डिसलोकेशन अब आगे मूव कर गया, मतलब स्ट्रेंथ क्या होगा इस केस में, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो इसी से आप ये बता सकते हैं कि भैया किस तरह से आपका सॉलिड सॉल्यूशन या जो भी कॉर्टरल एटमॉस्फेयर है, ये स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म या स्ट्रेंथ किस तरह से किसी मटेरियल का बढ़ता या घटता है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ समझ सकते हैं कि आपका जो भी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो इसके लिए दो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म में दो रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट रूल इज ग्रेन साइज रिफाइनमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते ग्रेन साइज रिफाइनमेंट की।